अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। संसद मार्ग का मोड़ घूमते हुए मैंने पीछे निगाह डाली तो मुझे कुछ फासले पर सड़क के खंभे की रोशनी में एक स्कूटर सवार आता दिखाई दिया। स्कूटर की रोशनी बुझी हुई थी। यह मेरा सुराग ही था। वो कुछ फासला रखकर मेरा ताकुब कर रहा था। मैं संसद मार्ग पर से गुजर गया। अब मैं हुमायूं के मकबरे को जाने वाली सड़क पर आ गया। और इससे हिंदू सुराग के क्रियाक्रम और अंतिम संस्कार के लिए मैंने हुमायूं के मकबरे को मुंतखब किया था। मैंने गाड़ी की रफ्तार तेज न की। सामने लगे आईने में मैं हर मोड़ काटते वक्त सुराग को देखकर अपनी तसल्ली कर लेता था, जो स्कूटर पर बराबर मेरे पीछे चला रहा था। हुमायूं का मकबरा वहाँ से काफ़ी दूर था। रात खामोश और तारीख थी। बड़ी सड़क पर मरकजी लाइट जल गई थी। यहाँ रोशनी थी। मैं गुजरता चला गया। सीआईडी वाला मेरा ताकुब कर रहा था। सड़क सीधी थी। अकब में वो कुछ फासले पर स्कूटर पर बैठा नजर आ जाता था। वो सड़क के किनारे किनारे चला रहा था। हुमायूं के मकबरे की कदीम इमारत आ गई। ये वो अजीम शान तारीखी इमारत थी जहाँ हिंदुस्तान के आखिरी फरमारवा बहादुर शाह जफर ने पनाह ली थी। मकबरे की बुलंद कमत पुरशिकवा इमारत सितारों की रोशनी में भूतों का मस्कन लग रही थी और उसके सामने वाले पार्क में कहीं कहीं रोशनी हो रही थी। अकबी हिस्सा तरीके में डूबा हुआ था। मैंने गाड़ी पार किया, कुशादा जगह पर एक तरफ खड़ी कर दिया, दरवाजे को बंद करके ताला लगाया और कसदन अपने अंदाज को पुरस्कार बनाता हुआ मकबरे की तरफ बढ़ा। मुझे कुछ फासले पर स्कूटर के इंजन के बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। मकबरे में ऐसी ऐसी भूल भलियाँ थीं कि वहाँ बड़ी आसानी से एक आदमी को ठिकाने लगाया जा सकता था। यह मेरी खुशकिस्मती थी कि इस वक्त मकबरे का चौकीदार भी कहीं लंबी तान कर सो रहा था। मैं बाग की संगीन रवश पर से होता हुआ कुशादा चबूतरे पर से गुजर कर मकबरे के ठंडे और अजीमुशान हाल में दाखिल हो गया। हाल में दाखिल होते ही मैं बिजली की तेजी के साथ बाएं तरफ को एक महराब की आड़ में हो गया और पीछे उस रवश की तरफ देखने लगा जहाँ से गुजर कर आया था। मुझे यकीन था कि सीआईडी वाला सुराग रसां मेरे पीछे ज़रूर आएगा, मगर पार्क की रवश सितारों की रोशनी में वैरान थी। कहीं यह शख्स मकबरे के बड़े दरवाजे के पास रुक कर मेरी वापसी का इंतज़ार तो नहीं कर रहा। यह बात मेरे लिए सख्त नुकसानदा थी। मैं उसे मकबरे की तरफ लाना चाहता था। मैं हुमायूं की कब्र के करीब तेज तेज कदमों से चलता अकबी दरवाजे से निकलकर मकबरे के पिछवाड़े आकर एक सतून के पीछे छुप कर बैठ गया। इधर भी छोटा सा पार्क था जो तरीकी में डूबा हुआ था। सिर्फ दूर एक खंबे पर मरकजी लाइट रोशन थी। उस रोशनी को दरख्तों ने रोक रखा था। सीआईडी वाला इधर भी नहीं आया था। अब मुझे हर हालत में उसे ठिकाने लगाना था। अगर मैं ऐसा करने में नाकाम रहता हूँ तो कुदरती तौर पर वो सुबह मिस्टर टंडन को रिपोर्ट दे देगा कि मैं आधी रात को हुमायूं के मकबरे में गया था। ये बात मेरे लिए मज़ीद परेशानियां पैदा कर सकती थी। मैं इसी उधेड़ बन में था कि मुझे नीम रोशनी में एक इंसानी साया ओज वाली रवश के दरख्तों में आगे बढ़ता दिखाई दिया। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखने लगा। वो मकबरे के अकबी दरवाजे की तरफ फोंक फोंक कर कदम रखता बढ़ रहा था। जब वो चबूतरे के पहले हिस्से में आया तो मैंने उसे पहचान लिया। वो सीआईडी वाला ही था। 2 कदम चलने के बाद वो रुक कर बैठ जाता था और दाएं बाएं देखने के बाद फिर चलने लगता था। मेरा शिकार जाल में फंसने के लिए चला रहा था। मैं घुटनों के बल चलता मकबरे के तीसरे महराबी दरवाजे वाले सतून के पीछे चला गया। मैं इस हकीकत से भी बाखबर था कि इस सुराग रसां के पास पिस्तौल ज़रूर होगा जो यकीनी तौर पर भरा हुआ होगा। मैं सोचने लगा कि यह शख्स मकबरे के अंदर आकर क्या करेगा। जाहिर है इसे मेरी तलाश है और वह छुप कर मेरी सरगर्मियों को नोट करना चाहता है। करीन की आज यही था कि वह मकबरे में हाल ही में दाखिल होते ही किसी सतून या कब्र की ओट में छुप जाएगा। मेरे सामने बाएं जानब सिर्फ 2 महराबी दरवाज़ों के सतून थे। हुमायूं की कब्र दरमियान में थी, जहाँ अब अगर मैं जाता हूँ तो देखा जा सकता था। मैंने वहीं रुके रहना मुनासिब समझा और बैठ गया। मकबरे में अंधेरा था। सिर्फ साइयों और खाकों की शक्ल में कब्र और सुराग रसां दिखाई दे रहा था। सुराग रसां सतून के पीछे छुपा मुझे नजर आ रहा था, क्योंकि उसका एक पहलू मेरी तरफ था और उसके और मेरे दरमियान 2 सतूनों का फासला था। मैं उस पर हमला करने का कोई मौसर और कारगर तरीका सोच रहा था कि मेरा टारगेट अपनी जगह से हिला। सुराग रसां सतून से हटकर आगे कब्र की तरफ जा रहा था। वो झुका झुका चल रहा था। वो मेरी खोज में था और पता करना चाहता था कि मैं कहाँ हूँ। मैं बेआवाज़ कदम उठाता दूसरे और फिर तीसरे सतून के हक़ में आ गया। खुदा जाने उसे कैसे मेरी आहट महसूस हो गई थी। हालांकि मेरे जूते रबड़ के थे। उसने तेज़ी से पलट कर देखा। मैं सतून के पीछे छुप गया था।
मुझे कुछ मालूम नहीं था कि उसके दिल में क्या था। वो जल्दी से एक भी महाराबी दरवाजे की तरफ चल पड़ा। 3 सेकंड के बाद उसे मेरे सतून के करीब से गुजरना था। जो ही वो मेरे सतून के करीब से निकला, मैंने उस पर छलांग लगा दी। इस छलांग के 3 एक्शन थे: छलांग लगाना, दुश्मन को दबोचना और उसकी गर्दन को अपने शिकंजे में लेकर जोर से झटका देना। यह कमांडो एक्शन था और इस खतरनाक एक्शन से किसी सुराग रसां का बच निकलना नामुमकिन था। वो मेरे साथ ही संगे मरमर के फर्श पर गिरा। मैंने पहले ही से तमाम कर लिया था कि उसकी आवाज़ ना निकले। उसकी गर्दन मेरे बाजू के शिकंजे में थी और मैं उसे यके बाद दिगरे 3 ज़बरदस्त झटके दे चुका था। मेरा हमला इस कदर अचानक और ज़ोरदार था कि उसे संभलने का मौका ही ना मिल सका। जब मुझे यकीन हो गया कि दुश्मन ने सांस की आमदोरफ्त का सिलसिला ख़त्म हो चुका है, तो मैंने अपना बाजू उसकी गर्दन से निकाल लिया। वो एक तरफ को लुढ़क गया। मैंने उसके दिल पर हाथ रखा। दिल की धड़कन बंद हो चुकी थी, गर्दन एक तरफ को ढलक चुकी थी। मैं सुराग रसां की लाश को घसीट कर एक सतून के पीछे ले गया। यहाँ एक बार फिर उसकी चेकिंग की। वो मर चुका था। मैंने लाश को वहीं पड़े रहने दिया और झाड़ियों और दरख्तों की ओर लेता पीछे से निकलकर अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट की और मकबरे के पार्किंग प्लेस से बाहर आकर उसे पूरी रफ्तार से चलाता हुआ बड़ी सड़क पर ले आया। यहाँ मैंने गाड़ी की रफ्तार को ऐसा कर दिया, दस्ताने उतार कर जेब में रख लिए। अब मेरा टारगेट दुश्मन नंबर 1 मिस्टर टंडन था। मगर अभी सुबह की सैर का वक्त नहीं हुआ था। मुझे यह वक्त किसी ऐसी जगह पर गुजारना था जहाँ मुझ पर किसी की नज़र न पड़ सके, और यह जगह सिवाय नई दिल्ली की कुशादा सड़कों के और कोई नहीं हो सकती थी। लेकिन मैं इन सड़कों पर कब तक गाड़ी चलाता? मैंने गाड़ी का रुख एयरपोर्ट की तरफ कर दिया। एयरपोर्ट वहाँ से काफ़ी दूर था। दूसरे वहाँ मुझसे पुलिस का कोई आदमी पूछ कुछ भी नहीं कर सकता था। एयरपोर्ट पर तो सारी रात ट्रैफिक जारी रहता है। ताहम मैंने एयरपोर्ट पर एक वीरान सी जगह पर गाड़ी खड़ी कर दी और खुद बाहर निकलकर दरख्तों के नीचे जाकर बैठ गया। गाड़ी वहाँ से मेरी निगाह में थी, मगर कोई मुझे नहीं देख सकता था। ठीक पिछले पैर 4 बजे मैं गाड़ी लेकर पार्लियामेंट हाउस की तरफ रवाना हो गया, क्योंकि थोड़ी देर बाद सैर का वक्त शुरू होने वाला था। गर्मियों में 4 साढ़े 4 बजे पूप फट पड़ती है और सैर करने वाले घर से निकल पड़ते हैं। हिंदू वैसे भी सैर के बड़े शौकीन होते हैं और सुबह की सैर करना कभी नहीं भूलते। पार्लियामेंट हाउस वाले पार्क और बाग की एक एक जगह मेरी निगाहों में थी। मैंने एक वीरान से मकाम पर दरख्तों के नीचे गाड़ी खड़ी कर दी। 4:30 का वक्त हो गया था। आसमान पर मशरक़ की तरफ हल्की हल्की नीली रोशनी फूटने लगी थी। पार्क में मुझे 2 आदमी सैर करते हुए दिखाई दिए। मैं गाड़ी से निकलकर पार्क के बाजू में आम के उन दरख्तों के पीछे एक जगह बैठ गया जहाँ से मिस्टर टंडन को सैर करते हुए गुजरना था। यहाँ से मैं पार्लियामेंट स्ट्रीट के उस नाके पर भी नजर रखे हुए था जहाँ से मिस्टर टंडन को पार्क में दाखिल होना था। रात के अंधेरे में पिछले पैर की नीलाहट नमूदार होने लगी थी। अंधेरे की धुंध आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रही थी। पार्क में अब लोग सैर करने निकले थे। मिस्टर टंडन के आने का भी वक्त हो गया था, मगर वो अभी तक नहीं आया था। मैं यूँ आलती पालती मार कर बैठ गया जैसे योगा की वर्जिश कर रहा हूँ। हिंदू इस तरह भी बागों में आकर वर्जिश किया करते थे। जो जो वक्त गुजर रहा था और सुबह हो रही थी, मेरी बेचैनी में इजाफा हो रहा था। खुदा जाने क्या बात हुई थी कि मिस्टर टंडन अभी तक पार्लियामेंट स्ट्रीट वाले रास्ते से पार्क में दाखिल नहीं हुआ था। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। जब दिन का उजाला चारों तरफ फैल गया और लोगों की भी आमदोरफ्त ज़्यादा हो गई, तो मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अब मेरी वहाँ मौजूदगी खतरे का बायस थी। मैं लंबे लंबे डग भरता गाड़ी की तरफ आया और फिर मोती नगर की तरफ रवाना हो गया। मुझे अपने पीछे लगाए गए सुराग रसां की मौत का अफसोस हो रहा था। बेचारा खाम खाम मारा गया, लेकिन इस काम में तो ऐसा ही होता रहता है। अगर उसका बस चलता तो वह मुझे जिंदा न छोड़ता। सबसे ज़्यादा परेशानी इस बात की थी कि अब किसी दूसरे सुराग रसां को मेरे पीछे लग जाना था और फिर नए सिरे से मुझे पहले उसे मौत के घाट उतारना पड़ता। अपने बंगले पर आकर मैंने शेव बनाई, गौसल किया और अखबार लान में से उठाकर पढ़ने लगा। इतने में खान सामा भी आ गया। मैं धोती और बुनियान में आराम से कुर्सी पर यूं टांगे पसारे बैठा था कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले सोकर उठा हूँ। खान सामा ने मुझे नाश्ता बना कर दिया। मैं आकर लेटकर अखबार पढ़ने लगा। मेरा जहन सिर्फ एक ही बात सोच रहा था कि मिस्टर टंडन से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। सुबह की सैर के वक्त उसे हलाक करने का मंसूबा मैंने तर्क कर दिया था, क्योंकि इसमें एक और सुराग रसां की जान जानी थी, जो अब इतना आसान काम नहीं था। कुदरती तौर पर एक सुराग रसां की मौत के बाद दूसरे सुराग रसां की कड़ी हिफाजत की जाएगी, और अगर मैं उसे अपने पीछे लगाता हूँ
तो मुझे शनाख्त किया जा सकता था। मैंने मिस्टर टंडन को ठिकाने लगाने के दूसरे मंसूबे पर गौर करना शुरू किया, मगर जहन थका हुआ था। रात 1 बजे का उठा हुआ था, नींद आ रही थी, मगर मैं आज किसी हालत में भी दफ्तर लेट नहीं जाना चाहता था। ठीक वक्त पर मैं अपने ऑफिस पहुंच गया। मकबरा हुमायूं वाली लाश के बारे में मिस्टर टंडन को खबर मिल चुकी थी, मगर उसने फ़ोन पर मुझसे कोई बात न की। उस रोज़ उसने मुझे फ़ोन ही न किया। सेक्रेटरी इंटेलिजेंस मिस्टर तिवाड़ी ने भी अपने एक आदमी के कत्ल की कोई बात न की। मैं समझ गया कि मिस्टर तिवाड़ी यकीनन मिस्टर टंडन के साथ है, और मेरी मुश्तबा शख्सियत के सिलसिले में टंडन ने उसे भी एतमाद में ले रखा है। अगले रोज़ अखबारात में भी हुमायूं के मकबरे में लाश पाई जाने की कोई खबर न आई। मैंने इस खबर को खुफिया रखा था। मैं मामूल के मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम देता रहा। 2 दिन गुजर गए तो तीसरे दिन दोपहर के बाद मिस्टर टंडन ने मुझे फ़ोन किया और कहा, कैप्टन तुम्हें एक शुभ खबर सुनानी है, मिठाई तैयार रखो। मैं ठिठक सा गया। मिस्टर टंडन बड़ा खुश था। यह मुझे कौन सी खुशखबरी सुनाने वाला है? मैंने आवाज़ में खुशी का तासुर पैदा करते हुए कहा, सर ऐसी कौन सी शुभ खबर है? मिठाई तो वैसे भी मुझे आपके चरणों में भेंट करके खुशी होगी। उसने बताया कि मेरी तरक्की हो गई है। मिस्टर यासू को तरक्की देकर बंगाल भेजा जा रहा है, और मैं उसकी जगह सेक्रेटरी नंबर 1 की असामी पर फैज़ हो रहा हूँ। यकीनन यह मेरे लिए एक ट्रैप था। मिस्टर टंडन कौन सी हिकमत अमली इख्तियार किए हुए था, इस सिलसिले में मुझे कुछ इल्म नहीं था। बहरहाल मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। अगले रोज़ दफ्तर में मुझे सब ने बधाई दी। मुझे पार्टी देनी पड़ी। दफ्तर के सभी लोग मौजूद थे। मिस्टर टंडन मुझे कह रहे थे, कैप्टन मेहता तुम नौजवान हो, तुम्हारा मुस्तकबिल बड़ा रोशन है। अब तुम्हें पहले से भी ज़्यादा जिम्मेदारी से काम करना होगा। सजाता भी मेरी तरक्की का सुनकर बड़ी खुश हुई। बहन कृष्णा कुमारी भी अपने खामंद के साथ मिठाई लेकर मुझे मुबारकबाद देने आई। नागपुर वाली बहन का भी मुबारकबादी का तार आया। सजाता के माता पिता ने भी इस खुशी में अपने घर पर मेरी दावत की। वहाँ मेरी बहन कृष्णा कुमारी भी मौजूद थी। कृष्णा कुमारी ने मुझे एक तरफ ले जाकर समझाया कि अब मुझे शादी में देर नहीं करनी चाहिए। सजाता के माता पिता भी अपनी बच्ची की जिम्मेदारी से फारिग होना चाहते हैं, और फिर तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम भी करते हो। फिर भैया तुम क्या सोच रहे हो? मैं क्या सोच रहा था? अगर इनमें से किसी को मालूम हो जाता तो वहाँ क़यामत आ जाती। मैंने कृष्णा से कहा कि अभी नई ड्यूटी संभाली है, अगले बरस सोचूंगा ब्याह के बारे में। उसने सजादा की माँ को जाकर कह दिया कि मैं अगले बरस सजादा से शादी करने पर रजामंद हो गया हूँ। मैं खामोश रहा। एक बरस में बहुत कुछ हो सकता था। सजादा भी बड़ी खुश हुई मेरे सेक्रेटरी बन जाने से। अब दिन में एक बार मुझे प्राइम मिनिस्टर हाउस के सेक्रेटरीट में मिस्टर टंडन के पास जाना पड़ता था, जहाँ दफ्तरी अमूर पर रोज़ के रोज़ उनसे बातचीत होती थी। हो सकता है मुझे सेक्रेटरी के अहदे पर तरक्की देने की एक वजह यह भी हो कि मिस्टर टंडन मुझे अपनी निगाह में रखना चाहता था। मैंने अपने फ़राइज़ जिम्मेदारी से अदा करने शुरू कर दिए थे। इस दौरान मेरे एजेंट ने, जो ज़रूर दिल्ली में मौजूद था, मुझसे किसी किस्म का रब्ता पैदा करने की कोशिश नहीं की थी। ये बात मेरे लिए हैरानी का बायस भी थी। ज़ाहिर है भारत में पाकिस्तान के खिलाफ एटमी हथियारों पर काम ज़ोरों शोर से जारी था, और उसे रोकने की अशद ज़रूरत थी। मैं इस ख्याल से लाल किले की तरफ नहीं जाता था, क्योंकि यह तयशुदा अमर था कि मेरी निगरानी बराबर की जा रही थी। मैंने कुछ पुरस्कार आदमियों को अपने पीछे मंडलाते देखा भी था। यह शक्लें बदलती रहती थीं। इन हालात के पेश नज़र मेरा लाल किले की तरफ जाना किसी तरह भी मुनासिब नहीं था, बल्कि मैंने तो यह सोच रखा था कि अगर किसी जगह अपने आदमी ने भी मुझसे रब्ता पैदा करने की कोशिश की तो मैं उसे पहचानने से इनकार कर दूंगा। ये मेरे खिलाफ बिछाया गया जाल भी हो सकता था। बरसात का मौसम आ गया। दिल्ली के आसमान पर दूसरे तीसरे रोज़ काली काली घटाएं उमड़ आती हैं और बारिश होती है। इन्हीं दिनों की बात है। एक दिन बारिश नहीं हो रही थी, मगर आसमान पर बादल छा रहे थे। मैं सिगरेटों का डब्बा खरीदने के लिए एक स्टोर में दाखिल हुआ तो एक आदमी तेज़ी से मेरे करीब से होकर निकल गया। वो स्टोर के उस हिस्से की तरफ जा रहा था जिधर चीनी के बर्तनों का सामान सजा हुआ था। मुझे उस आदमी पर कुछ गुस्सा भी आया, क्योंकि उसकी कहानी मुझे लगी थी। कैसे बदतमीज़ लोग होते हैं कि चलना भी नहीं आता। मैं सिगरेट खरीदने लगा तो एकदम से ख्याल आया कि कहीं ये अपना एजेंट तो नहीं है। मैं एजेंट के बारे में बेहद मोहतात हो गया था। इस बात का शदीद इम्कान और ख़तरा था कि मिस्टर टंडन किसी अपने आदमी को मेरा एजेंट बनाकर मेरे पास भेज दिया। अगरचे कोड का लफ्ज़ मेरे एजेंट के सिवा और किसी को मालूम नहीं हो सकता था, इसके बावजूद मैं बेहद मोहतात हो गया था। मेरी नज़रें अपने आप चीनी के बर्तन वाले हिस्से की तरफ उठ गईं।
जो आदमी मुझे कोहनी मार कर मेरे करीब से निकल गया था वो लंबी मेज़ के पास मेरी तरफ मुंह करके खड़ा चाय के एक कीमती सेट को देख रहा था। मेरी आंखें चार हुई तो वो ज़रा सा मुस्कराया और चाय के एक खूबसूरत चेहरा की तरफ उंगली से इशारा किया। मैं उधेड़ बन में पड़ गया। ये एजेंट भी हो सकता था और टंडन का भेजा हुआ आदमी भी हो सकता था। उसने चाय की चैनक में मेरे नाम कोई पैगाम रख दिया था, मगर ज़रूरी था कि उसके ज़बान से मैं कोई लफ्ज़ सुना। उसको सुने बगैर मैं चाय की चैनक को हाथ तक नहीं लगा सकता था। सिगरेट का बंडल वहीं काउंटर पर रखकर मैं शेविंग क्रीम खरीदने स्टोर के एक भी हिस्से में चला गया। यहाँ दोनों जने ऊंचे ऊंचे शेल्फ लगे थे जिनमें किस्म किस्म का सामान रखा हुआ था। मैं अपने लिए क्रीम की ट्यूब तलाश कर रहा था कि वही आदमी जो ठंडे सूट में मलबूस था और अच्छा खासा मुदब्बर दिखाई दे रहा था मेरे करीब आकर शेल्फ में साबुन पसंद करने लगा। फिर आहिस्ता से बोला, तुम्हारा कोड किस तरफ से शुरू होता है? मैंने उसकी तरफ हैरानी से देखा और कहा, आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? मैं आपको बिल्कुल नहीं जानता। अब उसने अपना कोड लफ्ज़ बोल दिया। ये कोड लफ्ज़ खास हमारा कोड था और अपने आदमी के सिवा दूसरे किसी को इसका इल्म नहीं हो सकता था। मैं अब भी उसे अपना कोड बताते हुए घबरा रहा था, मगर मुझे बताना ही पड़ा। उस आदमी ने साबुन की टिकिया को सूंघते हुए कहा, अच्छा साबुन है, मगर साहब आजकल बाजार में नकली माल बहुत आ गया है। फिर नीचे शेल्फ में देखते हुए बोला, नीचे फूलों वाली चैनक में तुम्हारे नाम पैगाम है। इतना कहा और तेज तेज कदम उठाता स्टोर के काउंटर की तरफ चल दिया। मुझे उस आदमी की मौजूदगी का भी एहसास था जो मिस्टर टंडन के इशारे से मेरे पीछे लगा हुआ था। मैं उस लंबी मेज़ के करीब आ गया जहाँ चीनी के डिनर सेट, चाय सेट और दूसरा सामान फरोख्त के लिए पड़ा था। दो तीन औरतें एक डिनर सेट की प्लेटें देख रही थीं। वो नीली फूलदार चैनक मेरी जान जानब रखी थी जिसमें हमारे एजेंट ने मेरे नाम कोई पैगाम डाल दिया था। अगर उस शरीफ आदमी को इल्म होता कि अमले की तरफ से निगरानी की जा रही है तो ऐन मुमकिन था कि वो ये ज़रूरी पैगाम चाय की चैनक में न डालता, मगर वो ये काम कर चुका था। अब उस पैगाम को चैनक में से निकालना था। मैंने चीनी के कप को उठाकर ज़रा ऊपर करके देखा। तासुर यह दिया कि मैं रोशनी में उसे देखने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर हकीकत में मैं स्टोर में लोगों का जायजा लेते हुए अपने पीछे लगे हुए आदमी को शनाख्त करना चाहता था। मुसीबत यह थी कि हर दूसरे तीसरे रोज़ मेरा सुराग रस्म बदल जाता था। 2 रोज़ में एक चेहरे को अपने आसपास मंडलाते देखता और तीसरे दिन वो गायब हो जाता। इसके बाद एक और अजनबी चेहरा आ जाता। मुझे वो खास चेहरा स्टोर में नजर न आया। मैं नीले फूलों वाले चैनक के करीब आ गया। फिर उसे उठाकर उसका ढकना उठाकर देखा। उसके अंदर तह किए हुए नीले कागज़ का चकोर टुकड़ा पड़ा था। इस किस्म के अहम पैगाम की तरसील के लिए मुझे ये जगह हरगज़ पसंद न आई। फिर यह सोचकर खामोश रहा कि अपने एजेंट को इल्म नहीं है कि मेरी निगरानी हो रही है। मैंने चाय की चैनक का छोटा सा ढकना जानबूझकर नीचे कलीन पर गिरा दिया। इसके साथ ही मेज़ के नीचे झुक गया। चाय की चैनक में तय किया हुआ नीला कागज़ निकालकर अपने बोर्ड के अंदर छुपा दिया। इस मकसद के लिए मैं चैनक को नीचे झुकते हुए साथ ही ले आया था। इस काम में मुझे बमुश्किल 3 सेकंड लगे होंगे। चैनक को वापस मेज़ पर रखकर उसके ऊपर ढकना लगाया। फिर उसके करीब ही पड़े हुए एक एस्ट्रे को खरीदने की गर्ज से उठा लिया। मेरे लिए अब वहाँ कोई चीज़ खरीदना ज़रूरी हो गया था। शीशे का एस्ट्रे खरीदने के बाद मैं स्टोर से बाहर निकल आया। अपना सूट पोश एजेंट मुझे अब कहीं नज़र नहीं आ रहा था। गाड़ी में बैठकर मैं वापस अपने मोती नगर वाले बंगले पर आ गया। अगर मैं उस रोज़ स्टोर पर न जाता तो एजेंट मुझे किसी दूसरी जगह ज़रूर मिलता। लगता था कि अपना एजेंट मेरी तलाश में था। घर आते ही मैं बाथरूम में घुस गया। जूते में छुपाया हुआ नीला कागज़ निकाल कर खोला। मरमूज अल्फाज में कागज़ पर लफ्ज़ों की शक्ल में पूरी 14 सतरें थीं। यह एक ऐसी मरमूज ज़बान थी जिसको खोलने के लिए कम अज़ कम 10-15 मिनट की मेहनत करनी थी। मैंने कागज़ से करके जेब में रख लिया। बाहर निकलकर बेडरूम में आ गया। कपड़े तब्दील किए। नौकरानी किचन में खानसामा के साथ साथ खाना तैयार कर रही थी। मैंने उन्हें कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए आराम करूंगा, मुझे परेशान न किया जाए। टेलीफोन आए तो कह देना कि मैं सो रहा हूँ। बेडरूम में आकर मैंने दरवाजे को अंदर से बुलेट किया। कापी और पेन से लेकर पलंग पर बैठ गया। नीला कागज़ सामने रखा और मरबूत ज़बान के लफ्ज़ों को खोलकर उसे तहरीर की शक्ल में लाना शुरू कर दिया। इस काम में मुझे पूरा आधा घंटा लग गया। जब मैं कोड की तहरीर को उर्दू में नकल कर चुका तो सबसे पहला काम यह किया कि नीले कागज़ को फाड़कर पुर्जे पुर्जे करके बाथरूम के फ्लश में बहा दिया। बाथरूम में जाकर मरमूज खुफिया पैगाम पढ़ने लगा। पैगाम यह था, जो कुछ हो गया है हमें मालूम है। 15 अगस्त की शाम के 6 बजे एतमादुद्दौला पार्क में नीली कमीज वाला आदमी तुम्हें एक पैकेट देगा।
اس میں تمہارے لیے کرامت چیزیں ہوں گی، نئی ہدایات بھی ہوں گی۔ نیوکلیائی ہتھیاروں کا کام اب بمبئی کے ساحل پر ایک زیر زمین لیبارٹری میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ بمبئی کے اندھیری اسٹیشن پر ہمارا ایک ساتھی تمہیں ملے گا، باقی ہدایات پیکٹ میں ہوں گی۔ اس نئے مشن کو تمہیں ہر حال میں کامیابی سے مکمل کرنا ہوگا۔ یہ وطن عزیز کی سالمیت کا تقاضا ہے اور تمہارا نیشنل فرض ہے۔ میں نے 15 اگست شام 6 بجے اعتماد الدولہ پارک کو ذہن میں بٹھا لیا، ترجمہ کیے ہوئے کاغذ کو پردے پردے کیا، اسے باتھ روم کے فلش میں بہایا اور پلنگ پر آ کر لیٹ گیا۔ اس روز اگست کی 12 تاریخ تھی۔ 15 اگست میں بھی 2 دن باقی تھے۔ میں نے سگریٹ سلگا لیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے بمبئی کے ساحل پر کمانڈو اٹیک کرنا ہوگا۔ میرے ساتھ ایک آدمی بھی ہوگا جو مجھے بمبئی کے اندھیری اسٹیشن پر ملنے والا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ میں دفتر سے چھٹی لیتا ہوں تو یقینی بات تھی کہ مسٹر ٹنڈن کی طرف سے مامور کیا ہوا آدمی میرا تعاقب کرتا میرے ساتھ جائے گا۔ اس کا میرا پیچھا کرنا میرے مشن کی اور خود میری تباہی کا باعث بن سکتا تھا۔ اگر میں کسی بہانے چھٹی لے کر اکیلا جاتا ہوں تو مسٹر ٹنڈن کے دل میں کئی نئے شبہات پیدا ہو سکتے تھے اور ممکن تھا کہ وہ میرے پیچھے لگائے گئے آدمیوں کی تعداد میں اضافہ کر دے۔ اگر میں سجاتا کو ساتھ لے کر جاتا ہوں تو معاملے کی سنگینی کافی حد تک دور ہو سکتی تھی اور عین ممکن تھا کہ ٹنڈن صرف ایک آدمی کو ہی میرے پیچھے لگانے پر اکتفا کرے۔ میں انہیں یہ بھی نہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں بمبئی کی طرف جا رہا ہوں۔ میں نے پلاننگ کرنی شروع کر دیا۔ 2 دن اس پر غور و فکر کرتا رہا۔ میں ابھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا تھا۔ یہ جو میرے پیچھے CID کا آدمی لگ گیا تھا، اس نے مجھے سخت پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ 15 تاریخ کو اعتماد الدولہ پارک میں جاتے ہوئے بھی اس آدمی کی موجودگی لازمی تھی، لیکن میں نے 15 اگست کو اپنے پیچھے لگے ہوئے آدمی کو چکمہ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ آدمی میرا پیچھا کرتے ہوئے اعتماد الدولہ پارک تک آئے، جہاں مجھے اپنے خصوصی ایجنٹ سے ایک خفیہ اور انتہائی ضروری پیکٹ وصول کرنا تھا۔ 15 اگست کو بھارت اپنا یوم جمہوریہ مناتا ہے، اس لیے اس دن پورے بھارت میں عام تعطیل ہوتی ہے۔ میں گھر میں بیٹھا اپنی نئی اسکیم پر غور کر رہا تھا۔ میں اس امکان کو بھی رد نہیں کر سکتا تھا کہ انٹیلیجنس کو 99% یقین ہوگا کہ ہمایوں کے مقبرے والا قتل میں نہیں کیا ہے۔ اس اعتبار سے اب جو آدمی میری نگرانی پر لگایا گیا ہوگا وہ ہر قسم کے اسلحہ سے لیس ہوگا اور اسے اتنی آسانی سے میں اپنے راستے سے نہیں ہٹا سکوں گا۔